पुस्तांतरण होने लगेगा। नेपाली कांग्रेस में समग्र सैद्धांतिक धरातल ही खसकने लगा है। समाजवाद तो बहुत दूर की बात है। बीपी और उनका पोस्ता ने व्याख्या गरेका राष्ट्रीयता र प्रजातंत्र समेत नारामा सीमित हो चुका है। राष्ट्रीयता के सवाल में भी प्रश्न उठने लगा है। अब को राष्ट्रीयता के अब के राष्ट्रीयता के ही और उसका आधार क्या होगा? जातीय या समुदाय विशेष का पहचान में आधारित राष्ट्रवाद संबंधी बहस बीपी के पाला में आवश्यक नहीं पड़ा था, लेकिन अभी यह सवाल जोड़ तोड़ के साथ उठा हुआ है। इस विषय में कांग्रेस का धारणा की प्रतीक्षा जोड़ तोड़ से है। आज से काफी दिन पहले मैंने नेपाली राष्ट्रीयता क्या है इस पर मैंने एक लेख लिखा था, जिसको बाद में उसको कंप्यूटराइज किया गया था। उसमें हमारे संगठन का विचार था कि हमें पुराना राजतंत्र और उसके सामंती गौरव को त्याग कर 21वीं शताब्दी का परिमार्जित हिंदुत्व, जो यह मानता है कि हिंदू समाज आज इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसने हमेशा परिवर्तनों को स्वीकार किया है, समय के सच को अंगीकार किया है और सनातन जीवन मूल्यों को सामयिक संदर्भों में ढाला है और उसे पुनर्व्याख्यायित किया है। जाति व्यवस्था का एक समय संदर्भ रहा होगा, परंतु आज उसका महत्व सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रह गया है। दुनिया में बहुत सारे सभ्यता और संस्कृति आए और चले गए, लेकिन एक सिर्फ हिंदुत्व ही है जो हजारों लाखों वर्षों से अविचल टिका हुआ है। वह इसलिए कि हिंदुत्व किसी व्यक्ति या किसी पुस्तक पर टिका हुआ नहीं है, बल्कि यह धर्म या संस्कृति विचार आधारित या ध्येय आधारित है। पृथ्वीनारायण शाह ने भी जब नेपाल का एकीकरण करने निकले थे, तब वह नेपालियों को अंग्रेजों का भय दिखाकर हिंदुत्व के आधार पर पूरे नेपाल को संगठित करने का वचन दिया था। लेकिन बहादुर शाह के बाद नेपाल का कोई भी राजा उनके जितना पराक्रमी नहीं हुआ।
और धीरे धीरे अंग्रेज अपना शिकंजा नेपाल पर बढ़ाते गए। जंग बहादुर राणा अंग्रेजों के सोराकी बन गए और अंत में वो महारानी और अंग्रेजों के सहयोग से राजा राजेंद्र विक्रम शाह को बनारस ले जाकर अंग्रेजों का कैदी बना दिया। और कोत पर्व और भंडार खान पर्व करवाकर सुरेंद्र वीर विक्रम शाह को राजा बना दिया और खुद अपने और अपने भाइयों के साथ श्री तीन सरकार बन गए। तब से नेपाल की सरकार व्यक्ति आधारित हो गया। राणाशाही के जाने के बाद भी राजशाही का दावा था कि नेपाल की एकता का आधार राजमुकुट ही था। राजमुकुट का शासन यानी एक तंत्री शासन या अधिनायकवादी शासन, लेकिन अधिनायक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने आप को जो भी नाम दे ले, लेकिन उसे अपने सत्ता को चलाने के लिए एक तंत्र तो चाहिए ही। राजा महेंद्र ने भी अपने सत्ता को निर्दलीय पंचायती व्यवस्था का नाम दिया था, लेकिन उनका व्यवस्था निर्दलीय नहीं था। निर्दलीयता के नाम पर उन्होंने समस्त प्रजातंत्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया और बाकी जो उससे छोटे क्लास के नेता कार्यकर्ता थे वे लोग भाग करके भारत में शरण ले लिए। जिनको पंचायतवादियों ने अराष्ट्रीय तत्व कहा। दूसरी तरफ जिस रूस ने पंचायती व्यवस्था का समर्थन किया था, और कम्युनिस्ट सत्ता जिनके साए में फलने फूलने लगा और देश वो कम्युनिस्ट लोग निर्दलीय व्यवस्था के आधार पर तो उनको भी खदेड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन वे कहीं नहीं गए और देश के भीतर ही रहे। देश के भीतर रहकर वे पंचायती व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठकर अपना संगठन और शक्ति बढ़ाते रहे। यहाँ तक कि 2033 के आने के बाद बीपी कोराड़ा ने कम्युनिस्टों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राजा वीरेंद्र के साथ राष्ट्रीय मेल मिलाप की नीति के तहत अपनी जान की परवाह न करते हुए नेपाल में प्रवेश कर गए और राजा वीरेंद्र ने भी उन पर जो जितने भी मुद्दे चल रहे थे वो सबको वापस ले लिए और उनको
जेल या फांसी नहीं दिया गया। लेकिन ये महापंचों ने वह राष्ट्रीय मेल मिलाप नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बीपी के मृत्यु के बाद 2046 साल तक रास्ता देखने के बाद गणेश मान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया और मिलकर आंदोलन किया। इसका परिणाम राजा की सत्ता की समाप्ति में हुई और जो उसके बाद जो संसदीय व्यवस्था आया उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने दोनों मिलकर हेराफेरी सत्ता चलाने लगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में गणतंत्र आया और एक नया राष्ट्र और राष्ट्रीयता 2068 के जनगणना के जनसंख्या के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र, पंचशील के सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र और सार्क के घोषणा पत्र के आधार पर स्थापित करने का व्यवस्था इन दोनों तीनों पार्टियों ने मिलकर किया। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम हिंदुत्व के मानने वाले, हमारे नज़र में